तो मैग्नेटिक डाइपोल बिल्कुल वैसा है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इनफैक्ट मैग्नेटिक डाइपोल की धारणा भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही इंस्पायर होकर हमने निकाली। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M में कन्वर्ट हो जाएगा। कि जो सबसे सुंदर एग्जांपल हो सकता है डाइपोल का इस दुनिया में वो है करंट कैरिंग क्लोज लूप। मैग्नेटिक होने का क्या मतलब है, जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे। तो नॉर्मल परिस्थिति में कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है, और फेरोमैग्नेटिक में तो वो बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के डायरेक्शन में बन रही है। हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत बहुत बढ़िया, मस्त, एकदम तंदुरुस्त और अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त, धुआंधार तरीके से आगे बढ़ते हुए। बहुत कम समय रह गया है हमारे डिस्पोजल पर फर्स्ट मेन से पहले, तो सब लोग पूरे एनर्जी और जोश के साथ अपने अपने काम में पूर्ण रूप से, पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण एनर्जी के साथ लगे होंगे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। मैं मनीष शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं माइंड मैप के अगले एपिसोड में। तो बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। उससे पहले सबसे पहले इस सीरीज को जो आपने प्यार दिया है, जो लगाव दिया है और जो सपोर्ट दिया है, और जो आपके कमेंट आ रहे हैं भर भर के, जिससे हमें पता चल रहा है कि बहुत 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 सारे बच्चे इस सीरीज से लाभान्वित हो रहे हैं, उसके लिए सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार। क्योंकि आपका जो फीडबैक मिलता है, आपका जो प्यार मिलता है, उससे और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा जज्बे के साथ काम करने का मन करता है। अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बच्चों तक पहुंच पा रहा है, देश के कोने कोने तक पहुंच पा रहा है। ऐसा लगता है कि नेशन बिल्डिंग में हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यू की तरफ से ये जो सीरीज़ है, ये सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, वो सभी बच्चों के लिए जो जिनकी आंखों में सपने हैं, जो मेंस का पूर्ण चाहते हैं, एडवांस पहुंचना चाहते हैं, आईटी के दरवाजे तक खट 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 दस्तक दे के अंदर घुसना चाहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से आप इस सीरीज से लाभान्वित हो रहे हैं, सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट्स में, है ना भी, उसी एनर्जी और उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, वो सभी बच्चे जो 12th में, और वो सभी बच्चे जो 13th में, दैट मीन्स प्रयास के मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मेरे अपने ही स्टूडेंट्स हैं, और लक्ष्य के, दैट मीन्स 12th बैच के भी वो सारे बच्चे जो अगले साल, दैट मीन्स 2024 में एग्जाम लिखेंगे, उनका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है माइंड मैप सीरीज में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर डिटेल में बात करी थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको वो जरूर से देख लेना चाहिए, वो एपिसोड देख लेना चाहिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज हम मैग्नेटिज्म और मैटर पर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एनटीए ने जो सिलेबस चेंज किया है, चेंज मतलब रिड्यूस किया है, बढ़ाया नहीं है, घटा दिया है। उस रिड्यूस्ड सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस रिड्यूस सिलेबस को इनकलकेट करते हुए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वैसे तो थोड़ा सा जालिम टॉपिक होता था, इसमें बहुत सारी चीजें होती थी बात करने के लिए, और इट्स लाइक इट वाज मोर इन्फॉर्मेटिव, है ना, इन्फॉर्मेटिव जैसा रह जाता था। पर अब अगर हम नई सिलेबस की बात करें तो ये बहुत ही कट शॉर्ट हो गया है, और इसमें बहुत ही थोड़ी सी चीजें रह गई हैं अब जो और समझने की हैं। जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म पूरी तरीके से खत्म हो गया, एंड देन हिस्टैरिसीस, है ना, वो खत्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला पार्ट खत्म हो गया। तो जो डिफिकल्ट वाले एरिया थे, ससेप्टेबिलिटी, है ना भाई, वो जो डिफिकल्ट वाले एरियाज थे वो एनटीए ने हटा दिए हैं। एडवांस के सिलेबस में एनीवे है नहीं, तो रेलेवेंसी के अनुसार, जो रेलेवेंट है उसके अनुसार हम काम करने वाले हैं। तो मैं एक बार मैं रीड आउट करना चाहता हूँ कि जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ लिया है, उसके बाद इस टॉपिक में जो एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जो बात करती है, वो मैं एक बार रीड आउट करना चाहता हूँ, सो दैट आपको भी दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि सिलेबस हमारा डोमेन क्या है, सो दैट हम उससे स्पेसिफिक रहें। तो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट मीन्स करंट कैरिंग लूप एज अ डाइपोल, then bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines, magnetic field due to magnetic dipole along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field, paramagnetic, तो ये पूरा एक ही चीज चल रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल, तो दैट इज टॉपिक नंबर 1 बना। फिर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दैट मीन्स मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और ऊपर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो पहले ही हम लास्ट क्लास में भी कवर कर चुके हैं वैसे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी। तो अगर हम रखना चाहें इस एरिया में कि क्या क्या टॉपिक हैं, अगर हम रखना चाहें तो वो जो है वो अब 3 टॉपिक कह सकते हैं। एक तो मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल पर हम बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल को देखेंगे क्या है, डिटेल में समझेंगे वो क्या कहानी है उसके। देन मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इजी एरिया।
एंड देन मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर एमसीजी, जिस पर पहले भी बात हो चुकी है, पर एक फटाफट से एक मूविंग रिमार्क उस पर दे देंगे और समझ लेंगे। तो दैट मीन्स ये एरिया बहुत ज्यादा आसान हो गया है और अब उतना रेलेवेंट भी नहीं रह गया है। मुझे लगता है मुश्किल से एक क्वेश्चन अगर इस एरिया से आया तो आएगा, या हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक से ज्यादा क्वेश्चन अब इस एरिया पर आने की कोई ज्यादा खास गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था जहां न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते थे वो तो पूरी तरीके से हटा दिया है। तो अगर क्वेश्चन आया भी तो वो पूर्ण थ्योरेटिकल होगा, 100% थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। तो बस आप आज का अगर ये एपिसोड सुन भी लेंगे, अगर देख भी लेंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। ना किसी रिवीजन की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल पार्ट तो इसमें ना के बराबर रह गया है। ठीक है जी, तो बस केवल सुन लेंगे, इस लेक्चर को सुन लेंगे, जो कि छोटा ही रहेगा, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और काफी चीजों पर ऑलरेडी बात पहले भी हो चुकी है, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल पर पहले भी बात कर ली है हमने, लास्ट एपिसोड में भी मैग्नेटिक डाइपोल पर बात करी है, पर मैं फिर भी उसको जीरो से लेकर चलूंगा। ठीक है जी, तो इट वुड बी अ शॉर्ट थिंग एंड वेरी इजी थिंग, तो बिल्कुल मुश्किल और डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं फटाफट से, तैयारी पूरी? तो चलिए जी शुरू कर देते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल बिल्कुल वैसा है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इनफैक्ट मैग्नेटिक डाइपोल की धारणा भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही इंस्पायर होकर हमने निकाली। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, और उनसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया गया है। तो फटाफट से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर फटाफट से रिवाइज कर लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बला क्या है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज सेंटर, एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, ये माइनस क्यू और वो प्लस क्यू। तो लेट अस इमेजिन ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है ना। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो गैप है, इन दोनों चार्जेस के बीच के गैप को अगर मैं डी बोल दूं, और डी को अगर एक वेक्टर की तरह ट्रीट करूं जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जा रहा है, देखो ध्यान से, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जा रहा है, डी को अगर मैं एक वेक्टर की तरह ट्रीट करूं जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस के बीच के गैप के बराबर होगा। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी, हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डी वेक्टर। तो ये वेक्टर में आ जाएगा, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये वेक्टर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू डी है, और डायरेक्शन उसका कहां से कहां है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। ठीक है जी, बिल्कुल इससे इंस्पायर होकर हमने इधर, मैं कॉपी कर रहा हूं, देखना सारी चीजों को मैं कैसे कॉपी करूंगा। तो बिल्कुल इससे इंस्पायर होकर हमने इधर एक बार मैग्नेट के लिए खेल खेल लिया। तो एक बार मैग्नेट सब लोग समझते हैं। तो जैसे ये माइनस क्यू प्लस क्यू है, ऐसे यहाँ पर अगर हम एक छोटी सी बार मैग्नेट जैसा कुछ इमेजिन करें, बार मैग्नेट जैसी कोई चीज इमेजिन करें, लेट अस इमेजिन ये एक बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल करके दो पोल्स हैं। तो जैसे ये माइनस क्यू ऐसे ही साउथ पोल, तो ध्यान रखना है, जैसा नेगेटिव चार्ज ऐसे बार मैग्नेट का साउथ पोल, और जैसे प्लस क्यू वैसा नॉर्थ पोल। जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसा ही हमने पहले ये सोचा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ये हमें बाद में पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली ना तो कहीं से शुरू होती है ना ही कहीं पर खत्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है ऐसी, पर वो बाद में पता चला। अभी हम अगर दोनों को लेट अस इमेजिन दोनों को अगर कंपैरिजन कराएं, दोनों लोगों का कंपैरिजन कराएं, तो जैसे वहां डी डिफाइन कर दिया, ऐसे यहां भी अगर मैं एक डी वेक्टर जैसी कोई चीज डिफाइन कर दूं फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऐसा, और जैसे क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, उससे मिलती जुलती क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ म्यू डिफाइन कर दी कि भैया साउथ पोल का और नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है और लाइक नेचर वाइज अलग है। ऐसा अगर हम कर दें तो इस मैग्नेट के लिए भी हम सिमिलर तरीके से डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं, विच इज लाइक म्यू इनटू डी, वेयर व्हाट इज म्यू म्यू इज पोल स्ट्रेंथ, म्यू इज पोल स्ट्रेंथ। जैसे उधर चार्ज को या क्यू को हम चार्ज स्ट्रेंथ कह सकते हैं, है ना, क्यू को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कह सकते हैं या चार्ज स्ट्रेंथ कह सकते हैं, चार्ज स्ट्रेंथ कह सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कह सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हमने उधर डिफाइन कर दिया, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, कोई अंतर ही नहीं है। ये मैं इसलिए इस तरह से बता रहा हूं सो दैट आप एक बात, बहुत अच्छी बात समझ पाए कि मैग्नेटिक डाइपोल में ओरिजिनली पढ़ने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल से कॉपी करके बनाया गया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो जो चीजें हम जानते हैं वो सारी की सारी मैग्नेटिक डाइपोल के लिए उसी प्रकार से एप्लीकेबल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण स्पेस में
किसी लोकेशन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, है ना, तो लेट अस इमेजिन ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके सेंटर से कहीं स्पेस में किसी लोकेशन पर, मान लेते हैं यहाँ किसी लोकेशन पर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके निकालते हैं कि नहीं भाई? हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में ब्रेक करके निकालते हैं। एक कंपोनेंट जो रेडियल डायरेक्शन में है, ऐसा 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 ऐसा, और एक कंपोनेंट जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ऐसा। ऐसे करके दो कंपोनेंट में ब्रेक करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। ठीक है जी, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो भी समझ लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, और ये अगर सेंटर से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लेते हैं वो पॉइंट है P, तो अगर दूरी डिस्टेंस अगर R है ना भाई, तो ये जो रेडियल वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कौन सा वाला कंपोनेंट? रेडियल वाला। ये जो रेडियल वाला कंपोनेंट है ER, ये है रेडियल कंपोनेंट। इसकी वैल्यू क्या है? 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। क्या वैल्यू है? 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा साफ साफ, है ना। तो जो रेडियल वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस रेडियल वाले कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। और जो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ET, ये है टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली यहाँ भी वैसे का वैसे ही कॉपी कर लिया। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ भी स्पेस में किसी लोकेशन पर इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, तो इस बार मैग्नेट के सेंटर से स्पेस में किसी लोकेशन पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, डिट्टो सेम, डिट्टो वर्ड टू वर्ड सेम, कुछ भी नया नहीं, केवल कॉपी पेस्ट। तो केवल कॉपी पेस्ट, दैट मीन्स नकल करना सिखा रहा हूं मैं आपको कि इस बार मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट P पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के भी इसी प्रकार से दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। जैसे वहां ब्रेक करे, ऐसे ही यहां भी दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। एक में होगा मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल और एक होगा मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट। बिल्कुल सिमिलर, 100% आइडेंटिकल सिचुएशंस चल रही हैं। केवल इधर से उधर चीजों को घुमाना हमें आना चाहिए। तो बेसिकली जो सीखने को है वो केवल इतना सा है कि ये वाला टर्म इधर जब कन्वर्ट करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल वाला कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट जब हम लिखेंगे, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट लिखा था, ऐसे ही जब हम मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट लिखेंगे, तो देखना मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। 2 की जगह 2 ही रहेगा। के जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो के जो भाई साहब हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में। बस यही सीखना है हमें। और जो P है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। बाकी टर्म जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो देखो कन्वर्ट करने के बाद क्या दिखाई देगा? 2 की जगह पे 2 रहा, K की जगह पर क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कट्टम पिट्टम बाद में कर लेंगे आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। P की जगह M आ गया, P की जगह M आ गया, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा ही रहा, और नीचे आर क्यूब की जगह आर क्यूब ही रहा। ये बन गया हमारा बार मैग्नेट की वजह से स्पेस में किसी लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका जो रेडियल कंपोनेंट होगा उसको निकालने का फॉर्मूला। कुछ भी नया नहीं किया है, उधर से उधर कॉपी किया है, बस इधर से उधर कॉपी किया है, कुछ भी नहीं किया उसके अलावा, केवल कॉपी किया है। ठीक इसी प्रकार से ये जो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है, इसकी भी वैल्यू सिमिलर तरीके से kp साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? k की जगह आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना भाई। p की जगह क्या आ गया? m, साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही रहा, डिवाइडेड बाय r का क्यूब, डिवाइडेड बाय r का क्यूब। दैट मीन्स कुछ भी नयापन नहीं है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सीखा वही मैग्नेटिक डाइपोल के लिए सीधा सीधा एप्लीकेबल है, बार मैग्नेट के लिए सीधा सीधा एप्लीकेबल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल का पहला और बड़ा एग्जाम्पल है, क्या है मैग्नेटिक डाइपोल का पहला और बड़ा एग्जाम्पल? बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक डाइपोल का पहला और बड़ा एग्जाम्पल है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट में कुछ भी नयापन नहीं कर रहे हैं हम, जैसे वहां है वैसा का वैसे ही यहाँ कर ले रहे हैं। बस एक छोटी सी बात है जो कभी पूछ ले, वो यहाँ जो D है वो एग्जैक्टली इस बार मैग्नेट की लंबाई
नहीं है, क्योंकि हम ये इमेजिन करते हैं कि जो पोल्स हैं वो थोड़े से अंदर बन रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा इमेजिन करेंगे, साउथ पोल यहाँ कहीं बन रहा है, नॉर्थ पोल यहाँ कहीं बन रहा है ना। तो कभी कभी वो आपसे थ्योरेटिकली पूछ सकता है। तो जो मैग्नेट की लंबाई है वो यहाँ जो डी लिखा जा रहा है ना, इसका जो मैग्नेट्यूड है वो मैग्नेट की लेंथ से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, मैग्नेट की लेंथ से थोड़ा सा छोटा है। कभी अगर कोई पूछ ले तो ठीक ऐसा है। ठीक है जी, तो बिल्कुल आइडेंटिकल मॉडल, जैसा मॉडल यहां बनाया वैसा ही मॉडल यहां बना के हम खुश होके बैठ गए कि भैया मजा आ गया, कि जैसा ये है ऐसा ही वो है। जैसे यहां से पॉजिटिव चार्ज से, जैसे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे निकल रही हैं, और यहाँ आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही वहां भी हो रहा है। ऐसे यहाँ भी कर लिया हमने कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ आ रही हैं ऐसे 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 ऐसे। ठीक है जी, तो बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशंस बना ली। बाद में हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ना तो कहीं से शुरू होती हैं और ना ही कहीं पर खत्म होती हैं। दैट मीन्स मैग्नेटिक पोल फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक पोल फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमें बाद में समझ में आया कि मैग्नेटिक पोल का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हेंस यहाँ जो भी लिखा हुआ है, जैसे पोल स्ट्रेंथ नामक जो चीज लिखी हुई है, वो केवल कंसेप्चुअल हो सकती है, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, केवल कंसेप्चुअल। जैसे सेंटर ऑफ मास कंसेप्चुअल बात है, ऐसी केवल कंसेप्चुअल तो हो सकता है, देयर इज नो फिजिकल मीनिंग ऑफ इट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो कहीं से शुरू होती है ना ही कहीं पर खत्म होती है। ये डायग्राम अधूरा डायग्राम है, क्योंकि इस मैग्नेट के अंदर भी ये लाइंस इस प्रकार से चल रही होंगी और ऐसे इन्फिनिटी पर गोल घूम रही होंगी, ऐसे इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से गोल घूम रही होंगी। ये बाद में हमें पता चला जब हमने और थोड़ा डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल को का एग्जांपल बार मैग्नेट की तरह लिया गया। तो हमें सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम जिसका सिंबल है, उसका डायरेक्शन क्या है, और बार मैग्नेट की वजह से किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकलती है, तो कैसे निकलती है। ठीक है, अच्छा, यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल में याद होगा तुम्हें कि इक्वेटोरियल और एक्सियल करके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इक्वेटोरियल लाइंस और एक्सियल लाइंस करके दो इंपॉर्टेंट लाइंस थी, एक बार उनको भी फटाफट फटाफट से हम रिवाइज कर लें, है ना। तो क्या हम समझते हैं कि इन चार्जेस को लेते हुए जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है, एक्सियल लाइन। इस लाइन का क्या नाम है भाई साहब, एक्सियल लाइन, है ना। और इस एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हुई जो दूसरी लाइन है, इसका क्या नाम है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। और दो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पढ़ी थी, और वो ये थी कि एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होगा। जो डाइपोल मोमेंट की दिशा है उस डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होगी। वेयर इज इक्वेटोरियल पॉइंट पर कहीं भी अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। चाहे आप पॉइंट वहां ले लें, चाहे आप पॉइंट यहां ले लें, याद है, भूल तो नहीं गए हो। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने जैसी, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक्सियल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एक्सियल पॉइंट्स। जो एक्सियल पॉइंट्स हैं, एक्सियल पॉइंट्स, दैट मीन्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्सियल पॉइंट्स जो हैं, उन एक्सियल पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ई, उसका जो डायरेक्शन है दैट इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट पी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, भूल नहीं सकते हम इस बात को। और ऐसे ही इक्वेटोरियल जो पॉइंट्स हैं, इक्वेटोरियल जो पॉइंट्स हैं, इन उन इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट कैसे हैं, अपोजिट हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये दो काफी इंपॉर्टेंट बात है जिसका काफी इस्तेमाल क्वेश्चंस में हो जाता है, और हम केवल इसकी मदद से भी चीजों को देख सकते हैं। क्या ऐसे का ऐसा ही रेप्लिका यहां भी हो जाएगा, क्या बिल्कुल डिट्टो सेम यहां रेप्लिका हो जाएगा, देखो भाई, है ना। क्या बार मैग्नेट के लिए भी, बार मैग्नेट के लिए भी मैं इसी प्रकार से एक्सियल लाइन डिफाइन कर दूं और इक्वेटोरियल लाइन डिफाइन कर दूं, है ना। तो क्या बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही कंसेप्ट उधर लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। हेंस जो जो एक्सियल लाइन है, जो एक्सियल लाइन है, उस एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसा होगा, डाइपोल मोमेंट के कैसा, पैरेलल, याद रखना है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसा बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। क्या ये दो बातें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ गई हैं, क्या बात समझ में आ जा रही है।
अब अगर हम इनकी वैल्यूज की बात भी कर लें, तो अगर सेम डिस्टेंस पर यहां अगर उतने ही दूरी आर दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, तो यहां जो मैग्नीट्यूड बनेगा, देखो ध्यान से, cos थीटा 1 हो जाएगा 2kp/r³। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? 2kp/r³। जबकि यहां कितनी बनेगी? kp/r³। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल रीजन पर जो बन रही है ना, और एक्सियल लोकेशन पर जो बन रही है, एक्सियल लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल की दुगनी है ना? सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल is two times of electric field at equatorial location, obviously provided same distance। क्या ये बात ऐसी कैसी यहां भी एप्लीकेबल हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई, है ना? तो इक्वेटोरियल रीजन पर, ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, इस इक्वेटोरियल रीजन पर, एक्सियल रीजन पर, सॉरी, ये जो एक्सियल रीजन है, इस एक्सियल रीजन पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल रीजन। मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल रीजन, है ना? याद रखने जैसी बात है, सब पॉइंट याद रखने जैसे हैं। ये हुई एक बात, ये हुई जब हम बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल की तरह देख रहे हैं। ठीक, जब इस पर और गहरी बातें हुई और समझा, हमने डिटेल में समझा, तो हमें पता चला कि एक्चुअली मैग्नेटिक डायपोल का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है वो है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला लेक्चर हम देख रहे थे, तभी मैंने आपको समझाया था कि जो सबसे सुंदर एग्जाम्पल हो सकता है डाइपोल का इस दुनिया में, वो है करंट कैरिंग क्लोज लूप। क्योंकि करंट कैरिंग क्लोज लूप के सेंटर पर एक तरफ से देखने पर नॉर्थ पोल बनता है और दूसरी तरफ से देखने पर साउथ पोल बनता है। तो करंट कैरिंग क्लोज लूप मैग्नेटिक डाइपोल का दूसरा एग्जाम्पल बनेगा। दैट मीन्स हमारी दुनिया में मैग्नेटिक डाइपोल के 2 एग्जाम्पल हैं। इसको ऐसे दिमाग में सेट करें, हमारी दुनिया में मैग्नेटिक डाइपोल 2 प्रकार के हो सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल के 2 एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल्स हैं? है ना, हमारे सिलेबस में मैग्नेटिक डाइपोल के 2 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल हैं? एक तो बार मैग्नेट, जो अभी मैंने समझाया, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। और दूसरा करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, है ना? करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, करंट कैरिंग लूप ऐसा कह लो, क्लोज तो होगी, है ना? करंट कैरिंग लूप, तो भाई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल का बेहतरीन एग्जाम्पल बनेगा। तो हमने बार मैग्नेट तो देख ही लिया है, आइए फटाफट से करंट कैरिंग लूप की बात कर लें, जल्दी से। तो करंट कैरिंग लूप की अगर बात की जाए तो मान लेते हैं भाई साहब, ये है करंट कैरिंग लूप, ठीक है? ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक। इसकी एक्सेस बना देते, फटाफट एक्सेस बनाओ इसकी। तो ये इस लूप की एक्सेस हो गई, ठीक, ये हो गई इस लूप की एक्सेस, ये हो गई एक्सेस, मान लेते हैं ये लूप की एक्सेस हो गई, ठीक है? ये लूप का सेंटर हो गया और किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। मान लेते हैं इधर से देखने पर मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वही मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहां से खड़े होकर देखने पर करंट इस लूप में कैसा दिखाई देता है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? उधर से खड़े होकर देखने पर, यहां से खड़े होकर देखने पर करंट कैसा दिखाई देता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देता है। यहां से खड़ा होकर कोई देखे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है, लेट अस इमेजिन, ठीक है? और यहां से खड़े होकर कोई देखे तो उसको उसी लूप में कैसा करंट दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी ऐसी होंगी कि चूंकि यहाँ करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो ये इधर से देखने पर ये सेंटर क्या दिखाई देगा? साउथ पोल जैसे दिखाई देगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी, है ना? और इधर से देखने पर चूंकि नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, तो सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। तो सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से बाहर निकल रही होंगी, है ना? और सच जो होगा वो ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से इस लूप में से गुजर रही होंगी, ऐसा कुछ। इसीलिए इधर से देखने पर हमें नॉर्थ पोल और उधर से देखने पर हमें साउथ पोल जैसा कुछ दिख रहा होगा। ये कुछ इसकी लूप का डायग्राम बनेगा, ये ऐसे इन्फिनिटी पर फोल्ड कर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? करेक्ट है। तो ये भी एक तरह का मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। और अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल कैसे निकलेगा भाई साहब, वो बताइए।
तो करंट कैरिंग क्लोज लूप के लिए बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, समझ लिया हमने कैसे निकलेगा, म्यू इंटू डी से निकलेगा। तो करंट कैरिंग क्लोज लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा अगर करंट है आई और मेरे लूप का एरिया है ए, तो वो है आई इंटू ए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि लूप है तो कई सारे टर्न्स हो, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं कैपिटल एन टर्न्स हैं। अगर कैपिटल एन टर्न्स हैं तो एन आई ए, अगर कैपिटल एन टर्न्स हैं, कैपिटल एन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लूप के कैपिटल एन है तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट आई इंटू एरिया ए। तो अगर इस लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है और लूप का एरिया, ये एक इसका एरिया है, ये एक इसका एरिया है, ये एक इसका एरिया है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, और ये एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, जो 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। अच्छा जी, तो दैट मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एरिया वेक्टर से डिफाइन होगा। एरिया वेक्टर तो खुद में समस्या है भाई, एरिया वेक्टर तो खुद में समस्या है ना, करेक्ट है। तो हम इसको ऐसा दिमाग में बिठाएंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी जैसे बार मैग्नेट का था साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऐसे ही लूप का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। दैट मींस इस डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं इस डायग्राम में, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो इस प्रकार से दिखेगा, ये इस प्रकार से होगा। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर कुछ इस प्रकार से हम इमेजिन करेंगे, इस प्रकार से इमेजिन करेंगे, लूप के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, लूप के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। देखो डायग्राम में देखो, लूप के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है भाई। तो लूप का साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया इधर। ऐसा भी कह सकते हैं कि लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ऐसा भी कहा जा सकता है। फिर से सुन लो, लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। एट द सेंटर ऑफ लूप एम वेक्टर, एट सेंटर ऑफ लूप, एट सेंटर ऑफ लूप, एट सेंटर ऑफ लूप एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ऐसा भी कह सकते हैं। बी वेक्टर भी इधर ही है, एम वेक्टर भी इधर ही है ना। तो लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और हमारा मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो एम तो समझ में आ गया हमें, डाइपोल मोमेंट तो हमें समझ में आ गया, ठीक। अब इसकी वजह से भी अगर हम किसी पॉइंट पर कहानी कहना चाहें, किसी पॉइंट पर कुछ निकालना चाहें, है ना, पिछले वाले ज्ञान से, तो मेरी बात ध्यान से समझना, स्पेस में किसी लोकेशन पर, स्पेस में किसी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, स्पेस में किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो लूप के सेंटर से, ये लूप का सेंटर है, लूप के सेंटर से ऐसे किसी लोकेशन पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ऐसे, है ना भाई, तो इसको हम आर की तरह और इस एंगल को हम थीटा की तरह ट्रीट करेंगे, इस पॉइंट को हम पॉइंट पी की तरह ट्रीट करेंगे, और जैसे पीछे हमने मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट लिए थे रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक वैसे ही यहाँ भी रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं इस डायग्राम से? क्या आप कंसेप्चुअली समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल डायरेक्शन, रेडियल कंपोनेंट, और मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसा होगा, बोलो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का, मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, अभी दोनों की वैल्यूज लिखूंगा, पर आप समझ लीजिए जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए था, जैसे बार मैग्नेट के लिए था, ठीक वैसा ही मेरे करंट कैरिंग लूप के लिए भी है, बिल्कुल सिमिलर। यहां भी हम ओरिजिनली कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को, ये एंगल वाले डायग्राम को फिर दोबारा से दिखाऊं अगर आपको, तो फिर हम एक डाइपोल बना लें जल्दी से, है ना, चुपके से एक डाइपोल बना लें। तो मान लेते हैं कि ये मैंने बना लिया एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, दैट मीन्स करंट कैरिंग क्लोज लूप, ठीक है भाई। एक्सेस बना लें, तो ये हो गई उसकी एक्सेस, ये हो गई मेरी लूप की एक्सेस, ठीक है।
ध्यान से सोचोगे तो एक बात समझ में आएगी कि यही यही एक्सियल डायरेक्शन भी हो गया, यही एक्सियल डायरेक्शन भी हो गया है। मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर का क्या डायरेक्शन है? मेरे डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन लेट अस इमेजिन ये है, ये डायरेक्शन मेरे किसका डायरेक्शन है? डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। इस लूप के डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये है, एम वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये है ना भाई, तो एम वेक्टर से किसी थीटा एंगल पर अगर कोई पॉइंट है, एम वेक्टर से किसी थीटा एंगल पर अगर कोई पॉइंट है जहां हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये एंगल हो गया थीटा और ये डिस्टेंस हो गया आर, और हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सही है, करेक्ट है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है रेडियल डायरेक्शन में ऐसा, है ना, और एक कंपोनेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसा। ठीक है भाई, एक कंपोनेंट है रेडियल डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2kp cos थीटा, तो 2 k की जगह आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2kp, p की जगह आ गया m, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये हो गया रेडियल वाला कंपोनेंट, और टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट कितना kp sin थीटा, kp sin, अरे p नहीं तो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट कितना हो गया, टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट बैठ गया k का मतलब हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, तो अगर हमें करंट कैरिंग लूप की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस फंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या अब मैं इसकी वजह से कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या यहाँ भी सर हम इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट्स की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, निस्संदेह बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो एक्सियल पॉइंट है ही, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट्स होंगे वो ये होंगे, ये होंगे इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो अब आपसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बन सकता है कि अगर लूप के ही प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तुमसे, भाई साहब लूप के प्लेन में, ये लूप का प्लेन हो गया ये वाला, है ना, तो लूप के प्लेन में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि लूप के प्लेन में अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा ऐसा, और एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन में होगा। और हम जानते हैं कि एक्सियल लोकेशन पर जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स हो जाएगी इक्वेटोरियल लोकेशन पर, अगर डिस्टेंस सेम है तो, अगर डिस्टेंस सेम है तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये बन रही है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, ये बन रही है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, ये बन रही है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, और ये बन रही है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो आपसे कभी पूछ सकता है, तो आप जवाब देने की काबिलियत आपको आनी चाहिए। सही है, करेक्ट है, ठीक बात है, ऐसा है। ठीक है जी। फिर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि tan इनवर्स √2 एक ऐसा एंगल है जिस एंगल पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में tan थीटा बराबर √2, एक tan थीटा बराबर tan इनवर्स √2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 अगर हो जाए, tan इनवर्स √2 अगर हो जाए तो पता है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट। ये बात ऐसी की ऐसी यहां भी वैलिड है और ऐसी की ऐसी ही यहां भी वैलिड है। हेंस एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √2 जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वुड बी परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट m, है ना, करेक्ट है। तो अगर डाइपोल मोमेंट m ऐसा है तो रिजल्टेंट ऐसा y के अलोंग, अगर ये x एक्सिस है तो y के अलोंग आ सकता है, किस एंगल पर, इस एंगल पर। ये इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी और मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी, है ना, छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, तो बस याद रखने जैसी है, याद रखने जैसी है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अदरवाइज बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर, बहुत आसान है, इनफैक्ट बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बनना भी है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल में बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल पर नहीं बनेगा। ऐसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, ना के बराबर गिनती के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैंने देखा कि क्या क्या पूछा गया, तो मुश्किल से इक्का दुक्का क्वेश्चन
मुझे मिला जो पिछले सालों में पूछा गया है उससे बहुत ही कम, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे अर्थ मैग्नेटिज्म से, वो काफी इंपॉर्टेंट एरिया था। अब वो सिलेबस में रहा नहीं, है ना, उसमें काफी चीजें बन जाती थी। फिर उधर ससेप्टेबिलिटी, परमिएबिलिटी, उन एरियाज पर भी क्वेश्चन बन जाते थे, हिस्टैरिसीस पर बन जाते थे, वो तो अब सिलेबस में रहा नहीं। तो ऐसा हो जाने से अभी काफी छोटा हो गया है। ठीक है जी, चलिए भाई साहब, तो इसके साथ ही अब हम हमारे मैग्नेटिक डाइपोल से बाहर आ रहे हैं। लास्ट में मैं सारे पीवाईक्यूज जो भी थोड़े बहुत हैं वो कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा। ठीक, अब हम हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स को समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। सही बस समझिए इसको, अगेन वेरी इजी, बहुत आसान। अगर मैं नॉर्मल अपनी दुनिया में चारों तरफ देखूं तो मुझे दुनिया में तरह तरह की चीजें दिखाई देंगी, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट दिखाई देंगी। फिर गैसेस में भी 25,000 तरह की गैसेस हैं, लिक्विड्स में भी फलाने ढिकाने लिक्विड्स हैं, और सॉलिड्स में भी बहुत सारे तरह के सॉलिड्स हैं, है ना। मिट्टी, इट्स लाइक ईंट है, वो भी सॉलिड है, रबर भी सॉलिड है, लकड़ी भी सॉलिड है, लोहा भी सॉलिड है ना। अगर मैं अपने आंख खोल के चारों तरफ देखूं तो मुझे दिखाई देगा नॉर्मल परिस्थिति में कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है। मैग्नेटिक होने का क्या मतलब है? जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे। तो नॉर्मल परिस्थिति में कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है। नॉर्मल परिस्थिति में मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है, ज्यादातर ज्यादातर ज्यादातर, है ना। ज्यादातर केसेस में जो मटेरियल है वो नॉन मैग्नेटिक है। सबसे पहले जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे 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 एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होने के बावजूद भी एटम न्यूट्रल है, जिस वजह से मैटर न्यूट्रल है। तो हमने चारों तरफ जो मैटर देखते हैं वो ज्यादातर न्यूट्रल है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने चारों तरफ जो चीजें देखते हैं वो ज्यादातर नहीं, सभी नॉन मैग्नेटिक हैं, नॉन मैग्नेटिक हैं। Hence, इस तरह से तो हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इस तरह से तो हम कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें? तो क्लासिफिकेशन अगर मुझे करनी है तो मुझे काम करना होगा कि अगर मुझे समझना है कि ये मटेरियल क्या है तो मुझे मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर एक्सपोज करना होगा, और फिर समझना होगा उस मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है। उस बेसिस पर कि उस मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है, उस बेसिस पर हम 3 क्लासिफिकेशन करेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, समझ में आती है बात? तो जब तक अगर आप मुझसे पेन देके पूछो कि सर ये क्या है बताइए, डाया है, पैरो है, पैरा है, फेरो है, तो मैं नहीं बता सकता। कब तक? जब तक मैं इस पेन के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाकर इस पेन के अंदर क्या गुड़गुड़ हो रही है उसको जब तक मैं स्टडी नहीं करूंगा मैं नहीं बता सकता। सही है जी। तो पहला पॉइंट तो यही है कि नेचुरली मटेरियल नॉन मैग्नेटिक हैं, दैट मीन्स उनका कोई नेट मैग्नेटिज्म नहीं है। अच्छा, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझ लीजिए। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैग्नेटिज्म फिनोमिना, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म फिनोमिना डाइपोल की वजह से होता है, तो ये कोई बहुत अतिशयोक्ति या बहुत एग्जैजरेटेड बात नहीं होगी। मैग्नेटिज्म एक ऐसी जगह है जहां मोनोपोल्स नहीं है, डाइपोल्स हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी जगह है जहां मोनोपोल्स भी हैं, दैट मींस प्लस माइनस चार्जेस भी हैं, और डाइपोल भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोनोपोल, मोनोपोल समझते हो? मोनो मतलब वन, पोल मतलब पोल। तो माइनस क्यू एक तरह का मोनोपोल है, प्लस क्यू एक तरह का मोनोपोल है। मैं आइसोलेटेड माइनस क्यू और आइसोलेटेड प्लस क्यू की बात कर सकता हूं, उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस हैं। उस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कोई फिजिकल एग्जिस्टेंसेस नहीं है। दैट मींस मैग्नेटिज्म में मोनोपोल नाम की कोई चीज नहीं होती है। होंगे तो साथ होंगे, चुपके होंगे, और नहीं तो नहीं होंगे, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? नॉर्थ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकता, साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकता। जैसे किसी कॉइन के हेड और टेल होते हैं, ऐसे हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि करंट कैरिंग क्लोज लूप के सेंटर को एक तरफ से देखने पर नॉर्थ है और दूसरी तरफ से देखने पर साउथ है। अब कैसे तुम अलग करोगे दोनों को? कैसे अलग करोगे दोनों को? कैसे करोगे? अगर वो एग्जिस्ट, अगर लूप में करंट बह रहा है और अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भाई एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। अगर लूप में करंट बह रहा है और ये पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। इस वजह से शायद छोटी क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि अगर मैग्नेट को तोड़ दो बीच में से तो 2 मैग्नेट बन जाती हैं। मैग्नेट को बीच में से तोड़ दो, 2 मैग्नेट बन जाती है। 4 टुकड़े कर दो, 4 मैग्नेट बन जाएंगी। समझ गए? कभी कभी इस पर छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। कभी कभी इस पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी छोटे मोटे बन जाते हैं कि एक मैग्नेट थी, ये एक मैग्नेट थी, मान लेते हैं ये एक मैग्नेट थी, है ना, ऐसी। इसका मैग्नेटिक मोमेंट था m, मान लेते हैं, ठीक है। इसको बीच में से तोड़ा, है ना, इसको बीच में से तोड़ा, और जो दोनों हिस्से हैं उनको 90 डिग्रीज पर रख लिया।
कुछ इस प्रकार से, ऐसा एक हिस्सा ऐसा रख लिया है ना भाई, और जो दूसरा हिस्सा है उस दूसरे हिस्से को ऐसा रख लिया। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब ये जो रिजल्टेंट सिस्टम बन गया है, इस रिजल्टेंट सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ। ठीक है, तो पहले जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं ऐसा था, ये था एम वेक्टर। क्या था भाई ये था एम वेक्टर। ओरिजिनल मैग्नेट का एम वेक्टर ऐसा था। फिर आपने क्या किया, बीच में से काटा। जब आपने बीच में से काटा तो क्या दो मैग्नेट बन गए m/2 डाइपोल मोमेंट के। दो मैग्नेट बन गए m/2 डाइपोल मोमेंट के। और फिर उन m/2 डाइपोल मोमेंट के दो मैग्नेट्स को आपने इस तरीके से, एक को ऐसे, है ना, और एक को ऐसे अरेंज कर दिया। समझ रहे हो? क्या तुम समझ रहे हो कि ये आधा आधा m/2 बन गया? वो अगर m था तो ये m/2 हो गया, और ये भी m/2 हो गया, ऐसा। तो अब आपसे पूछा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताइए, तो क्या समझ रहे हो? m/2 दो वेक्टर है, 90 डिग्री पर है। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना? m/2 m/2 हेंस इस सिचुएशन में जो नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा, m नेट डाइपोल मोमेंट जो बन के उभर कर आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू m/2 विच इज m/2। ऐसे छुटपुट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, विच इज m/2। क्या मेरी बात समझ रहे हो? छुटपुट क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से ऐसा हुआ। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन में पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस डी आया। तो पोल की स्ट्रेंथ तो फर्क नहीं पड़ा, पर डिस्टेंस आधा हो गया, जिस वजह से डाइपोल मोमेंट की ये कहानी हो गई। मैं जो समझा रहा हूं वो ये कि अगर इस मैग्नेट को तोड़ दिया बीच में से, तो दो मैग्नेट बन गई, है ना, दो मैग्नेट बन गई। अगर इस मैग्नेट को तोड़ दिया, जैसे ओरिजिनल ये मैग्नेट थी, ये इसका साउथ पोल था, ये इसका नॉर्थ पोल था, आपने इसको बीच में से तोड़ा, तो एक मैग्नेट ये बन गई, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, और दूसरी मैग्नेट ये बन गई, ये इसका साउथ और ये इसका नॉर्थ, और फिर उनको 90 डिग्रीज पर आपने अरेंज कर लिया। तो एक मैग्नेट को अगर ब्रेक करें तो दो मैग्नेट बन जाती हैं। समझ रहे हो? दैट मीन्स मैं कितना भी तोड़ता चला जाऊं, किसी मैग्नेट को कितना भी तोड़ता चला जाऊं, कभी भी वो दिन नहीं आएगा कि मैं साउथ पोल को अलग निकाल सकूं, नॉर्थ पोल को अलग निकाल सकूं, क्योंकि वो कंबाइंड ही है, वो कंबाइंड ही है। वो है ही नहीं है, एक्चुअली कंबाइंड कहना भी गलत है, वो है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है ही नहीं। ठीक है भाई। अच्छा जी, तो वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर। तो मैग्नेटिज्म एक डाइपोल फिनोमेना है। एंटायर मैग्नेटिज्म इज अ डाइपोल फिनोमेना। मैग्नेटिज्म 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 इज अ डाइपोल फिनोमेना। मैग्नेटिज्म इज अ डाइपोल फिनोमेना। मैग्नेटिज्म इज अ डाइपोल फिनोमेना, है ना। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट करते ही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही है। कोई अगर आपसे ये पूछे कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होती ही क्यों है, तो उसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है ही है क्योंकि मैग्नेटिज्म डाइपोल से बनता है, और डाइपोल की लाइंस तो क्लोज लूप होती ही हैं। इस वजह से एंटायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस पर हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, क्लोज लूप बनती है। हमेशा ही कैसी होती है? क्लोज लूप होती है, क्लोज लूप होती है। ठीक। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब एक्सपोज करेंगे तभी उसकी कहानी का पता चलेगा। तो दैट मीन्स नॉर्मल परिस्थिति में, इन नॉर्मल सिचुएशन, एवरीथिंग इज नॉन मैग्नेटिक। ऐसा कहूं तो ये बहुत गलत नहीं होगा, है ना। इन नॉर्मल परिस्थिति, इन नॉर्मल सिचुएशन, एवरी मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक। इन नेचुरल या नॉर्मल, इन नॉर्मल situation, in normal situation, most material are non-magnetic, are non-magnetic, magnetic। पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट, नॉर्मल सिचुएशन मोस्ट मटेरियल नॉन मैग्नेटिक। ठीक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको अगर क्लासिफाई करना है तो दैट क्लासिफिकेशन इज डन ओनली आफ्टर एक्सपोजिंग उन मटेरियल्स को किस पर? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर, है ना।
only 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 after exposing the material to external magnetic field, B external, only after exposing the material to B external, magnetic classification can be done. Magnetic classification कैन बी डन। समझ में आ रही है बात? ऐसा है, मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन कैन बी डन। ठीक है भाई, तो ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो मान लेते हैं एक मटेरियल लेते हैं, लिया, ठीक है जी। तो मैंने एक मटेरियल लिया और उस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर एक्सपोज कर देते हैं, कर दिया। तो लेट अस इमेजिन ये एक मटेरियल है, एक बॉक्स जैसा ऐसा, और इस मटेरियल को मैंने भाई साहब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ऐसे। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक ही लाइन दिखा रहा हूं ताकि खबर सबर ना हो जाए, पर आप इमेजिन करो कि ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं, ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रख दिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब मटेरियल के अंदर से होकर गुजरेंगी तो मटेरियल के अंदर कुछ खलबली करेंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे, है ना। और ये मटेरियल जो आम अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में नॉन मैग्नेटिक था, है ना, ये अब अपना एक मैग्नेटिज्म जुगाड़ लेगा, अपना एक तो मैग्नेटिज्म बना लेगा का मतलब है अपना एक डाइपोल मोमेंट बना लेगा, अपना एक डाइपोल मोमेंट बना लेगा, है ना। तो अगर इस मटेरियल के अंदर इंडक्शन से, या कह लीजिए इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के आने के कारण खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसको मैं बी इंड्यूस्ड नाम दे रहा हूं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड क्योंकि किससे इंड्यूस हुई है? एक्सटर्नल फील्ड से इंड्यूस हुई है ना। इस मटेरियल के अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस मटेरियल के अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, इस मटेरियल के अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो येलो कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है? ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्यों आई है? उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई है। ये है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, बी इंड्यूस्ड। तो ये बी इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है, इस आधार पर हम मटेरियल के 3 हिस्से कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई है, इसकी क्या कहानी है, इसके बेसिस पर हम 3 हिस्से कर सकते हैं। पहला, अगर बी इंड्यूस्ड, ध्यान से देखना, बी इंड्यूस्ड वेक्टर is opposite to B external, that means एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई है। इतना ही नहीं, बी इंड्यूस्ड का जो मैग्नीट्यूड जो है दैट इज लेस देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये दो घटनाएं घट रही हैं तो मटेरियल कैसा है? मटेरियल है डायामैग्नेटिक। अगर ऐसा है तो मटेरियल क्या है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो ये किसकी कहानी है? ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की कहानी है, डायामैग्नेटिक। तो मटेरियल का क्या नाम है? डायामैग्नेटिक। हैज डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन है? डायामैग्नेटिक मटेरियल वो हैं जिनके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में आता है। और ये फंडामेंटल कारण बनता है जिस वजह से डायामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन महसूस करते हैं, अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन महसूस करते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल, फिर से सुन लो, डायामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड से रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक, अच्छा जी। दूसरी बात कि बी इंड्यूस्ड जो है, बी इंड्यूस्ड इज पैरेलल टू बी एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब राइट वर्ड ही है। ठीक, और मैग्नीट्यूड जो है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से छोटा है, अभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से छोटा है। अगर ऐसा हो जाए तो मटेरियल क्या है? पैरामैग्नेटिक। अगर ऐसा हो जाए तो मटेरियल का क्या नाम है? मटेरियल की क्या कहानी है? मटेरियल है पैरामैग्नेटिक। मटेरियल है
पैरामैग्नेटिक मटेरियल भाई साहब है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और तीसरी और अंतिम कहानी है महाराज, तीसरी और अंतिम बात है कि बी इंड्यूस्ड इज पैरेलल टू बी एक्सटर्नल, पैरेलल है दैट मीन सेम डायरेक्शन में है, पर जो मैग्नीट्यूड है बी इंड्यूस्ड का वो एक्सटर्नल से भी कहीं ज्यादा हो गया है, हद ही हो गई है, वो एक्सटर्नल के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है। अगर ऐसा हो जाए तो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक, अगर ऐसा हो जाए तो मटेरियल का क्या नाम है, मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक, मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक। अगर ऐसा हो जाए तो मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक। तो तीन तरह के मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीन तरह के मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और इस वजह से तीन बातें दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल फीबल रिपल्शन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से फीबल रिपल्शन। पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से फीबल अट्रैक्शन, फीबल मतलब थोड़ा सा। और फेरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करते हैं, है ना? सही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फीबल, फीबल या फीबल ही लिख लेते हैं, चलो, फीबल रिपल्शन। सही है, डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से फीबल रिपल्शन महसूस करते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल फीबल, बहुत ही थोड़ा सा फीबल अट्रैक्शन, फीबल अट्रैक्शन महसूस करते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। दैट मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिज्म जो फिनोमेना है वो स्ट्रॉन्गर फिनोमेना है, इन दोनों से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फिनोमेना है। तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर अपनी आंखों से आप मैग्नेटिज्म का कोई भी जादू या कमाल देख रहे हो कि पिन की मैग्नेट है, पिन को खींच लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आंख बंद करके पक्का है कि वो फेरोमैग्नेटिज्म ही होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म दोनों ही बहुत वीक फिनोमेना है। सबसे वीकेस्ट डायमैग्नेटिज्म, उससे स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिज्म। यहां तक तो बात समझ में आ गई, पर एक बात नहीं समझ में आई कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कुछ लोग ऐसा, कुछ लोग वैसा, कुछ लोग वैसा बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो आइए उनके कारणों को समझते हैं, कारणों को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसी कहानी क्या है। तो उसको समझने के लिए हमें बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना पड़ेगा। कहाँ? एटॉमिक लेवल पर। तो अगर हम इसके इसके एटॉमिक एक्सप्लेनेशन हैं, थ्योरेटिकल हैं सारे के सारे, सुन लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, टिक करके आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं करना है, नो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर, कोई बनेगा ही नहीं। तो इनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो एटॉमिक स्तर पर हैं। अगर हम एटॉमिक लेवल पर उतर जाएं तो हमें दिखाई देगा कि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और उसके चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा जी, क्या एक एक मूविंग चार्ज, एक रोटेटिंग चार्ज को क्या एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह सोचा जा सकता है? एक रोटेटिंग चार्ज, एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, क्या इसको एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह सोचा जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि कोई चार्ज घूम रहा है, ऐसे मान लेते हैं कि कोई क्यू चार्ज आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, ये आर रेडियस है और ये कोई चार्ज है क्यू, और चार्ज किसी ओमेगा से घूम रहा है ऐसे। तो क्या इस क्यू चार्ज के घूमने की वजह से एक तरह का हाइपोथेटिकल करंट जैसा कुछ सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोचा जा सकता है ना? ये अपने आप में एक मजेदार चीज है। तो अगर एक हाइपोथेटिकल करंट, ये वैसे मैं जो मैंने लास्ट क्लास लिया था उसमें सब पढ़ाया था, सारी बातें बताई थी, है ना? तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज लास्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो एक तरह के करंट की बात हो सकती है, और उसको Q बाई टी, टी इज द टाइम पीरियड विच इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो दिस इज Q ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, Q ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इज द करंट। इसमें एक हाइपोथेटिकल करंट अगर बह रहा है तो ऐसा हम उसको कह सकते हैं, ठीक। और अगर करंट बह रहा है और ये करंट कैरिंग लूप जैसा है, तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा? I इंटू ए, एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कट गया,
पाई में लग गई कट्टी बट्टी, क्या बचा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। हेंस क्यू चार्ज अगर रोटेट करता है तो उससे एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ये सब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जो माइंड मैप का पिछला लेक्चर था उसमें सारी बातें देख चुके हैं। तो एक मूव करता हुआ सर्कुलर एक चार्ज पार्टिकल एक डाइपोल बनाता है, मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। जो मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है मतलब वो मैग्नेट है, सीधी सी बात है। मैग्नेटिक डाइपोल ही मैग्नेट है, तो जो भी मैग्नेटिक डाइपोल बना लेगा वो मैग्नेट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हुई एक बात। दूसरा दूसरा ये चार्जेस अपनी एक्सिस पर घूम भी रहे हैं क्योंकि इनके पास स्पिन भी है, तो क्या इनके स्पिनिंग एक्शन की वजह से भी डाइपोल मोमेंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके मूवमेंट की वजह से डाइपोल मोमेंट बनेगा। पर चूंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और बहुत कम जगह है वहां पर, तो बहुत कम जगह होने की वजह से जो आर बनेगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। हेंस जो प्रोटॉनिक मूवमेंट से डाइपोल मोमेंट बनेंगे उनको अगर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए, जिसको न्यूक्लियर डाइपोल मोमेंट बोलते हैं वैसे, पर अगर उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए क्योंकि वैल्यू वाइज वो काफी छोटा होगा, तो डाइपोल मोमेंट का सारा जिम्मा किस पर आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर आ जाएगा। तो एटॉमिक लेवल पर अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रॉन महाराज ही हैं जिम्मेदार। और चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन है, एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है और स्पिन भी कर रहा है, अपनी एक्सिस पर स्पिन भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के इन दो मोशन की वजह से दो तरह के डाइपोल मोमेंट पैदा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन दो तरह के मोशन करने में इन्वॉल्व है। एक तो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन है ना, जिसकी वजह से ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट बनेगा। जिसकी वजह से क्या बनेगा? ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, जिसकी वजह से बनेगा ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसकी वजह से बनेगा स्पिन डाइपोल मोमेंट, उसकी वजह से बनेगा स्पिन डाइपोल मोमेंट, उसकी वजह से बनेगा स्पिन डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोटॉन को तो भूल जाते हैं, प्रोटॉन को भूल जाते हैं, तो सारा का सारा मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन की वजह से, हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति अगेन नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन है, ऑर्बिटल गोल 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 घूमना न्यूक्लियस के चारों तरफ, और स्पिन घूमते घूमते, जैसे अर्थ अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी घूमते हुए रोटेट कर रहा है ना। तो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और स्पिन डाइपोल मोमेंट, तो दो तरह के डाइपोल मोमेंट हर इलेक्ट्रॉन के पास हैं। दो तरह के डाइपोल मोमेंट हर इलेक्ट्रॉन के पास हैं, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई अभी, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो हर इलेक्ट्रॉन के पास दो दो प्रकार के डाइपोल मोमेंट हैं, एक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और एक स्पिन डाइपोल मोमेंट, है ना। दैट मींस इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट है, अगर मैं कहूं ये, तो ये गलत नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन। अब हम ये सीखेंगे, ये समझेंगे कि एटम मैग्नेट है कि नहीं है, और फिर एटम मैग्नेट है कि नहीं, उसके बाद फिर हम मैटर पर आएंगे, मैटर मैग्नेट है कि नहीं। और हमने शुरू में ही बात करी थी कि नॉर्मल परिस्थितियों में ज्यादातर लोग नॉन मैग्नेटिक है। ऐसा क्यों है ना भाई, ऐसा क्यों? ठीक है जी, तो समझेंगे जरा। तो सब तीन चीजें मैंने बताई, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, तीन मैंने चीजें बताई। उसमें से सबसे पहले अगर मैं पैरामैग्नेटिज्म की बात करूं आपसे, तो पैरामैग्नेटिज्म जो फेनोमेना है, पैरा मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म जो फिनोमेना है ना, ये एक्चुअली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होता है। तो कौन जिम्मेदार है इस फिनोमेना के लिए? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है इस फिनोमेना के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है जिस पर सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। हेंस आप ऐसा सोचना, ऐसा समझना कि अगर स्पिन बैलेंस हो रहा है जब हम उसको फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और अगर स्पिन बैलेंस हो रहा है तब तो नेट जीरो बन गया। पर अगर स्पिन बैलेंस नहीं हुआ, जो इस वजह से भी हो सकता है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भी बहुत सारे कारणों की वजह हो सकता है केमिस्ट्री में, तो अगर स्पिन बैलेंस नहीं हुआ, स्पिन बैलेंस नहीं हुआ है ना, तो क्या एक स्पिन बचेगा,
और अगर स्पिन बचेगा तो क्या एटॉमिक लेवल पर उस स्पिन के कारण क्या एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, है ना। हेंस पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो हैं जिनमें स्पिन बच जाता है ना। आसान भाषा में ऐसा कह सकते हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मटेरियल के पास हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाकी केमिस्ट्री की कॉम्प्लिकेशंस छोड़ दें, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिजिक्स की दुनिया से बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से देखें तो अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बचने के कारण, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बचने के कारण पता है क्या हो जाएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बचने के कारण एटम एक तरह का मैग्नेट की तरह काम करेगा, और इसको हम एटॉमिक मैग्नेट भी कह सकते हैं, एटॉमिक मैग्नेट। सही है। तो कौन है एटॉमिक मैग्नेट्स, वो हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो एटॉमिक मैग्नेट बनेंगे ही बनेंगे। सही है। दैट मीन्स एटम एक मैग्नेट है, एटम एक मैग्नेट है। पर नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल सिचुएशन में वो जो एटम्स है उनका जो उनका जो अपना डाइपोल मोमेंट है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेंडम है, और ऐसा होने की वजह से नेट इफेक्ट जीरो है। पर अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, हम अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो एक्सटर्नल फील्ड उन डाइपोल्स को अलाइन करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, डाइपोल्स को अलाइन करने की कोशिश करेगी, समझ रहे हो, डाइपोल्स को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करेगी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, करेक्ट है। और कुछ अलाइन हो जाएंगे जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल बहुत ही लो ऑर्डर का मैग्नेटिज्म डेवलप कर लेते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड पर एक्सपोज कर देने पर ये जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, ये एटॉमिक मैग्नेट्स अलाइन होने लगते हैं, ये एटॉमिक मैग्नेट्स अलाइन होने लगते हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है। सही है। पर यहाँ खेल टेम्परेचर का बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि अलाइनमेंट पे डिपेंडेंट है। हेंस पैरामैग्नेटिज्म इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, है ना। ये जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, ये एटॉमिक मैग्नेट्स अलाइन हो जाएं, अगर एक्सटर्नल फील्ड आ जाने से अलाइन हो जाए तो पैरामैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो जो अलाइन हो गए थे वो डिसअलाइन हो जाएंगे। दैट मीन्स पैरामैग्नेटिज्म इज हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, है ना। तो एटॉमिक मैग्नेट्स हुए जिनका नॉर्मल अवस्था में कहानी जीरो है, पर व्हेन एक्सपोज टू, व्हेन बी एक्सटर्नल अप्लाइड, व्हेन बी एक्सटर्नल applied, then atomic magnets align, atomic magnets align, ये अलाइन होने लगते हैं, है ना, और उसे एक मैग्नेटिज्म आ जाता है। समझ में आ गई बात। और जैसे कि मैंने कहा, ये भी दिमाग में रखना है कि दिस इज हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, दिस इज हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव टू, हाईली सेंसिटिव टू तापमान, टेम्परेचर, हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक, पैरामैग्नेटिज्म पहला फिनोमेना हुआ। दूसरा फिनोमेना है हमारा, दूसरा फिनोमेना है हमारा फेरोमैग्नेटिज्म, है ना। दूसरा फिनोमेना है फेरोमैग्नेटिज्म। तो भाई फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म पहली बात कोई जनरल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि केवल तीन ही फंडामेंटल एग्जाम्पल हैं जो फेरोमैग्नेटिज्म को एग्जिबिट करते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, बस। तो केवल तीन ही लोग हैं जो फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, बस इसका ग्रुप, आयरन, कोबाल्ट और निकल, यही फेरोमैग्नेटिज्म दिखाते हैं बस, है ना भाई। तो फेरोमैग्नेटिज्म को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि नॉर्मल अवस्था में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो पैरामैग्नेटिक ही, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फंडामेंटली तो पैरामैग्नेटिक है ना। बस फर्क इतना है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं जिनको बोलते हैं डोमेन्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ग्रुप बने हुए हैं जिनको बोलते हैं डोमेन्स, है ना। एक डोमेन में लगभग लगभग 10⁻²2 या 23 एटम होते हैं, और उन सब का डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में होता है, उन सब का डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस डोमेन का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका लेट अस इमेजिन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना, रेंडम, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, उसका इधर, उसका उधर, ऐसा रेंडम, रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से इसका नेट रिजल्टेंट क्या है, जीरो। तो जब तक हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे, इवन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी जीरो मैग्नेटिज्म एग्जिबिट करेगा, दिखाएगा।
अब एक्सटर्नल फील्ड लगा देने पर क्या होगा, ये डाइपोल अलाइन होने की कोशिश करेंगे, ये डोमेन अलाइन होने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर बन जाएगा, है ना। तो बस इतना समझिए कि व्हेन बी एक्सटर्नल अप्लाइड, व्हेन बी एक्सटर्नल अप्लाइड, डोमेन अलाइन, डोमेन अलाइन, है ना, जिसके कारण क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की पहचान है। चलो जी, ये भी समझ में आ जाता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कहानी भी समझ में आ गई हमें। ठीक है जी, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अच्छा जी, तो फिर जो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके साथ, विचारों के साथ क्या हो रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के साथ क्या हो रहा है वो समझते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही मजेदार है डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं उनमें हो क्या रहा है ना, उनमें क्या हो रहा है। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें जो खेल खेला जा रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो खेल खेला जा रहा है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन खेल रहा है। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण भी डाइपोल मोमेंट बन रहा है, पर एटम में चूंकि कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस उन सब इलेक्ट्रॉन्स का नेट ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट 0 है। इसीलिए एटम को दिखाने का जो सिंबल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। हम एटम को एक्चुअली ऐसे दिखाते हैं कि ये अगर न्यूक्लियस है, ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, है ना, ये एटम को दिखाने का सिंबल है और शायद सबसे खूबसूरत सिंबल है। इस सिंबल से हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट और डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सच दैट इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम 0 हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो ओरिएंटेशंस हैं ये अलग अलग प्लेन में है, ये अलग अलग प्लेन में है ही इस वजह से कि नेट डाइपोल मोमेंट जब हम निकालें एम नेट तो वो 0 आ जाए नॉर्मल अवस्था में। एम नेट की वैल्यू क्या आ जाए, नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए नॉर्मल अवस्था में, नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए। अब अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड पर रख दें तो क्या होगा, अगर मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके डाइपोल मोमेंट में चेंजेस आते हैं, है ना। ये तो हो गई नॉर्मल कहानी। व्हेन 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 बी एक्सटर्नल अप्लाइड, व्हेन बी एक्सटर्नल अप्लाइड, तो पता है क्या होता है, तो पता है क्या होता है, व्हेन बी एक्सटर्नल अप्लाइड तो डाइपोल मोमेंट बदलता है, और वो जो चेंज है, वो जो चेंज इन डाइपोल मोमेंट आता है वो हमेशा ही एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। हेंस हेंस ऐसा अगर हम कर दें तो एम नेट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0 एंड इट कम्स आउट टू बी इन डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, है ना, डायरेक्शन अपोजिट टू, डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट टू बी एक्सटर्नल, which explains why diamagnetic substances are repelled। ये रिपेल क्यों होते हैं, ये रिपेल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। चलिए जी, अगर यही सच है, यही सच है, तो ऐसे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स तो सभी के पास है, तो इसका मतलब सभी मटेरियल इस दुनिया में डायमैग्नेटिक होने चाहिए, डायमैग्नेटिज्म एक यूनिवर्सल फेनोमेना होना चाहिए। सच भी यही है, सच भी यही है कि डायमैग्नेटिज्म एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, यूनिवर्सल फेनोमेना है, डायमैग्नेटिज्म एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। तो फिर सर ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि डायमैग्नेटिज्म है तो यूनिवर्सल पर वीकेस्ट भी है। हेंस अगर कोई मटेरियल डायमैग्नेटिक होने के साथ साथ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो कर रहा है तो उसका डायमैग्नेटिक बिहेवियर तो दब जाएगा और वो मटेरियल प्रीडोमिनेंटली पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अगर कोई मटेरियल डायमैग्नेटिक के साथ साथ फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर भी कर रहा है तो डायमैग्नेटिक तो ऑब्जर्व होगा नहीं, तो मटेरियल क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा। डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना, डायमैग्नेटिज्म इज ऑल मटेरियल आर फंडामेंटली डायमैग्नेटिक, है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना, इज ए यूनिवर्सल फिनोमिना, डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना, है ना, हर मटेरियल अपने आप में
डायमैग्नेटिक है। मैं उम्मीद करूं कि समझ में आ गया है हमें इन तीनों के फंडामेंटल कारण क्या है ना। तो फटाफट से एक क्विक कंपैरिजन, तीनों लोगों का एक क्विक कंपैरिजन करें और समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। यहाँ लिखा है डायमैग्नेटिक, यहाँ लिखा है पैरामैग्नेटिक और यहाँ लिखा है फेरोमैग्नेटिक। आइए जरा देखें तो कॉजेस, कारण क्या है, कॉजेस क्या है, देखते जाइए कॉजेस क्या है, व्हाट आर द कॉजेस। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का कॉज कौन है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक का कौन कॉज है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फेरोमैग्नेटिक का क्या कॉज है, डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स है ये पैरामैग्नेटिक ही, पर डोमेन बन जाते हैं। ठीक है, अगर सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो चूंकि अंदर में अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनी है, तो अंदर में मटेरियल के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि अंदर में जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में है। जबकि यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर होगी वो बाहर से थोड़ी सी ज्यादा होगी, और फेरोमैग्नेटिक में तो वो बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के डायरेक्शन में बन रही है। अच्छा जी, अब ये आई एच वगैरह कर्व तो हमारे सिलेबस में नहीं रह गए, तो पुरानी बातें हैं, सिलेबस में नहीं रह गए, पर आप केवल इतना समझ लीजिए कि डायमैग्नेटिज्म जो है, क्योंकि उसमें कुछ भी अलाइन नहीं हो रहा है, हेंस डायमैग्नेटिज्म का टेम्परेचर के साथ कोई संबंध नहीं है। डायमैग्नेटिज्म फिनोमेना इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी का अगर मैं टेम्परेचर के साथ ग्राफ खींचूं तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ है, देखो कांस्टेंट है ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एक तरह का पैरामीटर है। ठीक है, उसके डिटेल में हम नहीं जाए, वो एक तरह का पैरामीटर है ससेप्टिबिलिटी। तो क्या होती है, वो एक तरह का पैरामीटर है। तो टेम्परेचर के साथ डायमैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी नहीं बदलती है, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी बहुत तेजी से नीचे गिरती है, बहुत ही तेजी से नीचे गिरती है। जिससे क्या समझ रहे हैं हम कि टेम्परेचर बढ़ा देने पर पैरामैग्नेटिज्म बहुत तेजी से गिरता है, इतनी तेजी से गिरता है कि क्यूरी महाराज ने एक लॉ ही लिख दी यहाँ पर, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूरीज लॉ, जिसको बोलते हैं क्यूरीज लॉ। ठीक, जो कि अब नहीं पूछी जा सकती, पर फिर भी समझ लीजिए कि ससेप्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ससेप्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। वहीं अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आ जाएं तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बड़ी खास बात है कि हर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक टेम्परेचर होता है जिसको क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। हर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक टेम्परेचर होता है जिसको क्यूरी टेम्परेचर टीसी कहा जाता है। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करके उसके क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड पहुंचा दिया तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। समझ गए, और चूंकि पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, यही लॉ एप्लीकेबल हो जाती है, पर अब इस लॉ का नाम क्यूरी लॉ ना रह के क्यूरी वीज लॉ इसका नाम हो गया है, क्यूरी वीज लॉ इसका नाम हो गया है। और ये लॉ अब हमसे जो कहती है वो ये कुछ इस प्रकार की चीज कहती है कि ससेप्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस ऑफ टीसी। टीसी इज द क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, दैट मीन्स अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड ले जाने पर डोमेन टूट जाएंगे और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वापस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ये अब हमारे मुद्दे की काम की बात नहीं रह गई है, तो उसको स्किप करेंगे। ठीक है, बस उतना ही देखेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कहानी है। ठीक, अच्छा जी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम। डायमैग्नेटिक में एटम डू नॉट हैव एनी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, एटम हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट व्हिच आर रैंडमली ओरिएंटेड। किसमें, पैरामैग्नेटिक में। और और फेरोमैग्नेटिक में एटम है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन डोमेन्स, विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन डोमेन्स। अच्छा जी, अब इनका जो बिहेवियर है उसके आधार पर कुछ यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, उसको समझ लें। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एरियाज टू वीकर एरियाज, क्योंकि रिपल्शन खाता है एक्सटर्नल फील्ड से। जबकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों ही दे विल मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगी और वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ मटेरियल रख दिया, अगर ये डायमैग्नेटिक है तो बीच में इकट्ठा हो जाएगा, अगर ये पैरामैग्नेटिक है फेरोमैग्नेटिक है तो पोल्स के करीब खिसकने की कोशिश करेगा। सिमिलरली यूट्यूब में कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में भरा और एक मैग्नेट लगाई तो वो मटेरियल नीचे दब जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, है ना, डिप्रेस हो जाएगा। जबकि अगर कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल भरा तो वो उठ जाएगा, वो उठ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं, इसलिए वो ग्राफ खाली है।
ठीक। सिमिलरली अगर एक डायमैग्नेटिक एक मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ के बीच रख दें तो वो अचानक से टेढ़ी हो जाएगी, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ ये रॉड कैसी हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, है ना। तो रॉड बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ भी पैरेलल, है ना, यहाँ भी पैरेलल। ठीक है जी। एम का वैल्यू इज वेरी लेस, दैट मीन्स दोनों फिनोमिना छोटे हैं पर ये फिनोमिना बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा जी, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे जैसे कॉपर, सिल्वर, लेड, वाटर। वाटर बहुत अच्छा डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना। मरकरी डायमैग्नेटिक है, हाइड्रोजन डायमैग्नेटिक है, NaCl डायमैग्नेटिक है, डायमंड डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक की बात करें तो सोडियम अच्छा एग्जाम्पल, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, स्ट्रोंशियम, है ना भी, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी स्टेट में पाए जाते हैं, और उधर जो हमारे लोग हैं, है ना, वो केवल सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, जिनके फंडामेंटल एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक। अच्छा जी, फिर एक छोटा सा शब्द है मैग्नेटिक शील्डिंग। वैसे तो मेंशन नहीं किया सिलेबस ने, पर चूंकि पहले से हम पढ़ते थे इसको, इसलिए अभी हम पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक शील्डिंग काफी हद तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो शील्डिंग ऑफ कंडक्टर है उसके जैसा ही है। अगर आप किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड से सेफ रखना चाहते हैं तो उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस के अंदर रख दें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस के अंदर रख दें, है ना, ऐसा। तो क्या होगा कि वो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस उस केस में से गुजर जाएंगी और आपका इक्विपमेंट सेफ हो जाएगा। If a soft iron ring is placed in magnetic field, then most of the lines are found to pass through the ring, and no lines pass through the space inside the ring. इस चित्र में देख रहे हैं, ज्यादातर तो उस रिंग से ही पास हो जाएंगी, अंदर की जगह को इफेक्ट नहीं करेंगी। The inside of the ring is thus protected against any external magnetic effect. This is called as magnetic screening. This is called as magnetic screening और shielding, है ना। It is used to protect costly rich watches वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं एक सुपर कंडक्टर रख दूं, है ना, फील्ड में अगर मैं एक सुपर कंडक्टर रख दूं, तो उस सुपर कंडक्टर के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस सुपर कंडक्टर के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। और इसको क्या कहते हैं, इसको मेजिनर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजिनर इफेक्ट। नाम सुन लो। Superconductor provide perfect magnetic screening due to exclusion of lines of force. This is called as Meissner effect. This is called as Meissner effect. And superconductor behave as perfect diamagnetic material. कैसा बिहेव करते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है भाई। ठीक। इसके बाद इसके साथ हम यहां से भी बाहर आ जाए। थ्योरेटिकल है पूरा, बहुत आसान है। एमसीजी पर पहले बात हम कर चुके हैं, तो एक फटाफट से क्विक अगर हम उस पर खेल खेलें तो एमसीजी में फंडामेंटली क्या है, तो मैंने आपको सिखाया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर फंडामेंटली एक तो लूप है जिसमें करंट बहता है ना, और इधर उधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं। तो इस तरफ और उस तरफ, इस तरफ और उस तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं, ऐसा कुछ, है ना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं, और उनके बीच में अपनी लूप रखी हुई है, उनके बीच में अपनी लूप रखी हुई है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने वाली परमानेंट मैग्नेट्स है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है, और बीच में हमारी लूप है, कुछ ऐसा समझेंगे, है ना। जैसे ही इस लूप में करंट जाएगा, जैसे ही लूप में करंट जाएगा, है ना, इधर से करंट गया, इधर से करंट गया, जैसे ही करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड पहले से इस लूप पे लगेगा टॉर्क, और ये लूप घूमने की कोशिश करेगी। इस लूप से हमने जोड़ रखा है एक स्प्रिंग को जिसको टॉर्शनल स्प्रिंग बोलते हैं। हेंस जब बैलेंसिंग स्टेट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क लगाएगा M क्रॉस B से, है ना, जैसे P क्रॉस ही होता है टॉर्क, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क होता है M क्रॉस B, है ना। अच्छा जी, लाइंस को कुछ ऐसा बनाया जाता है कि M और B के एंगल हमेशा 90 डिग्री रहे। हेंस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा M इंटू B इंटू साइन 90 डिग्री, which is M into B, which is M into B. Hence torque tau is equal to N I A B. और जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये टॉर्शनल स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एक टॉर्शनल स्प्रिंग है, ऐसे सिंबॉलिकली दिखा देते हैं, उस टॉर्शनल स्प्रिंग से लूप कनेक्टेड है। Hence जैसे ये लूप घूमेगी
टॉर्शनल स्प्रिंग में एक ट्विस्ट आएगा, दैट मीन्स एक एंटी टॉर्क आएगा, और अगर वो फाई एंगल घूम गई है तो दिस वुड बी इक्वल टू सी फाई, दिस वुड बी इक्वल टू सी फाई। ये फंडामेंटल इक्वेशन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बनती है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये फंडामेंटल इक्वेशन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बनती है। ठीक, जैसे कि ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा ठीक, ये जो मैंने अभी आपको बताया था वही सारी चीजें करके दिखाया है। टॉर्क एन आई ए बी आ गया और उसको सी थीटा से इक्वेट कर दिया, हेंस एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा या सी फाई इज द फंडामेंटल थॉट। एन आई ए बी, एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा या सी फाई, ये फंडामेंटल इक्वेशन है, ये फंडामेंटल इक्वेशन है ना। दैट मीन्स करंट थीटा के प्रोपोर्शनल है, हेंस जितना करंट उतना डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन नाप के करंट नापा जा सकता है, बहुत आसान हो गया। इसी बेसिस पर हमने गैल्वेनोमीटर बना लिया, जितना करंट उतना थीटा, जितना करंट उतना थीटा। ठीक, ऐसा। अच्छा जी, अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत खुले हाथ से पूछी जाती हैं, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी किसकी? एमीटर की, और वोल्टेज सेंसिटिविटी किसकी? वोल्टमीटर की। करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, ऑफ एमीटर एंड वोल्टेज सेंसिबिलिटी ऑफ वोल्टमीटर। तो ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनता है, शंट वगैरह पहले ही सिखा चुका हूँ। ठीक, तो सीधे करंट सेंसिटिव पर आ जाए, तो एन आई ए बी बराबर सी थीटा, ये फंडामेंटल लॉ है जो चलेगी पूरे टाइम। एन आई ए बी इज इक्वल टू सी थीटा, है ना। हेंस एक शब्द उसने बनाया करंट डेंसिटी, जिसको थीटा बाय आई से डिफाइन किया। हेंस थीटा बाय आई, थीटा बाय आई इज द करंट सेंसिटिविटी विच इज एन ए बी डिवाइडेड बाय सी। तो अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स वाले लूप का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें एरिया ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग हो सके उतनी करनी चाहिए, और सी जितना कम हो सके उतना यूज करना चाहिए। तो करंट सेंसिटिविटी ये बला है, करंट सेंसिटिविटी ये बला है। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें, है ना भाई, तो वोल्टेज, वोल्टमीटर जो वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टमीटर जो वोल्टेज मेजर करता है दैट इज बेसिकली उसमें जाने वाला करंट इनटू उसका खुद का रेजिस्टेंस। उसका खुद का करंट इनटू खुद का रेजिस्टेंस, ये वो वोल्टेज है जो मेजर करता है। हेंस आई का वैल्यू ऊपर से उठा के यहां रख दूं तो दिस इज इक्वल टू टी थीटा अपॉन टी थीटा डिवाइडेड बाय एन ए बी इंटू आर, सी थीटा डिवाइडेड बाय एन ए बी इंटू आर। यहां से भी हम वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन फाइव जैसी कोई चीज निकाल लें, तो थीटा अपॉन फाइव फाइव, थीटा थीटा अपॉन वी इज इक्वल टू, थीटा अपॉन वी इज इक्वल टू एन ए बी डिवाइडेड बाय सी आर, एन ए बी डिवाइडेड बाय सी आर। तो भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी काफी इंटरेस्टिंग है, और इधर हमारी करंट सेंसिटिविटी काफी इंटरेस्टिंग है। ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में अच्छे से बैठा लें और समझ लें इसको। एडवांटेज क्या है भाई साहब? एज द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, अ लीनियर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डिफ्लेक्शन, है ना। तो लीनियर स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमसीजी कैन बी मेड हाईली सेंसिटिव बाय इंक्रीजिंग, तो कैन बी मेड हाईली सेंसिटिव so that छोटे से छोटा करंट भी समझ पाए। डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज दैट सेंसिटिविटी कैन नॉट बी चेंज्ड एट विल, तो एक बार डिजाइन कर दिया तो फिर आप उसकी सेंसिटिविटी को बार बार नहीं बदल पाओगे। All types of MCG are easily damaged by overloading. A current greater than which the instrument is intended to measure will burn out its hair springs or suspensions. तो जो मैक्सिमम करंट है उससे ज्यादा अगर करंट, मैक्सिमम जितना करंट वो झेल सकता है उससे ज्यादा अगर करंट चला दोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि फूक जाएगा, जल जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो ये हमारी एमसीजी की भी कहानी थी। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ताजा ताजा 2019 का प्रश्न देखो क्या चाहता है। मैग्नेट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट दिस, तो मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको करने के लिए कोई
ज्यादा बहुत ज्यादा हाई फाई नॉलेज की जरूरत नहीं है। इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय बी आई कॉस ओमेगा टी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें उसको रखा हुआ है वो है बी कॉस ओमेगा टी, बी कॉस ओमेगा टी आई कैप। ये समझ में आया मेरे को, है ना। और डाइपोल मोमेंट कितना है, 10⁻⁻² है, और हमें वर्क डन करना है। तो देखो ध्यान से फंडा, वर्क डन इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम अलग से जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस एम डॉट बी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, माइनस का एम डॉट बी। अच्छा, टी इक्वल टू 1 सेकंड पर बात हो रही है, या 1 रख देते हैं। तो कॉस ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू है 0.125, जो कि बहुत ही छोटी है, जो कि बहुत ही छोटी है ना। हैंस कॉस ओमेगा टी को 1 मान ले रहे हैं। तो टी इक्वल टू 1 सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है बी, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 1 टेस्ला, और डाइपोल मोमेंट जो है वो है 10⁻²। और करना है वर्क डन फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो अगर डायरेक्शन रिवर्स करना हो, डायरेक्शन रिवर्स माइनस एम बी से प्लस एम बी करना हो, तो चेंज कितने का हुआ, 2 MB का है। जो वर्क डन होगा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, दैट वुड बी लाइक 2 MB। अब सबकी वैल्यू डाल दो, m कितना 10⁻², और b कितना 1, हेंस कितना आंसर आ गया 0.020 जूल। आंसर आता हुआ दिखाई देना चाहिए, 0.020 जूल आंसर आता हुआ दिखाई देना चाहिए। बहुत आसान। टू मैग्नेट डाइपोल एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड विद सेपरेशन d, ऐसा ऐसा डाइपोल मोमेंट ऑफ y इज ट्वाइस दैट ऑफ x। तो x का डाइपोल मोमेंट अगर m है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, 2m है। हमें क्या करना है, फोर्स ऑन दी पार्टिकल एट दी इंस्टेंट। तो कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, और वो इस समय थीटा एंगल पर उड़ने वाला है, उस पर क्या फोर्स लगेगा। तो हम जानते हैं फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B। वहां ऐसा नहीं है, वहां ऐसा नहीं है। तो पॉइंट P पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो समझना जरा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन तो ये होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो साउथ से, वो अपोजिट होगी डाइपोल मोमेंट के, है ना। तो वो ऊपर की तरफ बनेगी, वो इस दिशा में बनेगी। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से। और पार्टिकल 45 डिग्री के एंगल पर उड़ना चाहता है। तो क्या हम पार्टिकल की वेलोसिटी से 90 डिग्रीज पर इन दोनों लोगों के कंपोनेंट तोड़ें, ऐसे इस डायरेक्शन में, बिल्कुल तोड़ें। और रिजल्टेंट वेलोसिटी से 90 डिग्री, क्योंकि वी क्रॉस भी है, वी क्रॉस भी है, तो वेलोसिटी से 90 डिग्री की बात करें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, देखो दिस इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी, है ना, 2 टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी। तो F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी। तो Q है ही, और V क्रॉस बी मैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो QV, अच्छा इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, और ऐसे इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा। पर ये M है, ये M है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना भाई, उसमें 2M का टर्म होगा, 2M इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। और ऐसे ही यहाँ जो टर्म होगा, यहाँ जो टर्म होगा वो होगा, इसका डाइपोल मोमेंट 2M है ना। तो 2M इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और d/2 का क्यूब, d/2 का क्यूब, और ऐसे इधर भी d/2 का क्यूब। ठीक है भाई, ऐसा है। तो cos 45 डिग्री, इसका cos 45 वाला कंपोनेंट और इसका cos 45 वाला कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों की कहानी इस तरह की बनेगी। हेंस परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट 0 आ जाएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट 0 आ जाएगा। हेंस आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ए। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट 0 है, हेंस फोर्स हो जाएगा कितना, 0। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा, बढ़िया क्वेश्चन पूछा। और देखिए, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट L फॉर्मिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल।
then the magnetic flux through an infinite plane that contains the circular coil and excluding the circular coil area is given। ऐसा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक सर्कुलर कॉइल है ना, अंदर जो स्पेस है, मैं व्हाइट कलर से दिखा देता हूं, इसमें तो करंट बह रहा है, ये जो अंदर वाली जो स्पेस है और जो बाहर वाली स्पेस है, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में ये जो बाहर वाली स्पेस होगी जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, उस बाहर वाली स्पेस का फ्लक्स और अंदर वाली स्पेस का जो फ्लक्स है उसको वो फाई आई और फाई नॉट का सिंबल देता है। इनमें क्या रिलेशनशिप है? तो चूंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से चलेंगी तो घूमेंगी तो यहीं, घूमेंगी तो यहीं, तो वैल्यू तो बराबर होगी फ्लक्स की, केवल साइन अपोजिट होगा, वैल्यू तो बराबर होगी, केवल साइन अपोजिट होगा। हेंस ए आंसर बेहतर आंसर है। अच्छा जी, परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर है, परफेक्टली डायमैग्नेटिक, हैज अ स्मॉल स्फेरिकल कैविटी एट इट्स सेंटर व्हिच इज फिल्ड विद अ paramagnetic substance, the whole system is placed in uniform magnetic field, then the field inside the paramagnetic substance, that means यहाँ फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ फील्ड हो जाएगी जीरो, क्योंकि आपने परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है। A small bar magnet placed with its axis 30 degree with the external field experiences the torque of this, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, m क्रॉस b। एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल रखा है, टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला है m क्रॉस b, m क्रॉस b, ठीक। और हमसे क्या पूछा, वर्क डन पूछा है, फिर वही फंडा, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक है जी। तो वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम इट स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो फाइनल इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फाइनल पोजीशन कौन सी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम बी, तो दिस इज एम बी माइनस ऑफ माइनस एम बी विच इज 2 एम बी, 2 एम बी, रख दो जरा 2 एम बी, वैल्यूज रख दो सारी। तो अच्छा, टॉर्क दिया हुआ है हमें, तो टॉर्क की मदद से m इंटू बी का वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, सो दिस वुड बी इक्वल टू m इंटू बी इंटू कॉस 30 डिग्री विच इज √3/2, और टॉर्क की वैल्यू दी हुई है 0.018, तो क्या एम बी का वैल्यू मिल गया 2 इंटू 0.018, दिस इज इक्वल टू 2, एम बी का वैल्यू रख रहा हूं 2 इंटू 0.018, 2 इंटू 0.018 डिवाइडेड बाय √3, है ना, डिवाइडेड बाय √3, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आंसर बताता है ऐसा है। अच्छा जी, दो स्टेटमेंट है, अ फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक, परफेक्ट, एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस, ये गलत है, ये गलत है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डोमेन सिकुड़ते हैं, बढ़ते नहीं है, जिस वजह से प्रॉपर्टीज बदलने लगती हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। The short dipole M1 and M2 each having magnetic moment of this are placed at point OP respectively. Torque experienced by the dipole M2 due to the presence of M1, क्या करना है, M1 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, तो M1 की वजह से M2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, और इसमें ये पार्टिकल रखा हुआ है M क्रॉस बी, M क्रॉस बी, ठीक है। तो अगर ये है मैग्नेट्यूड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट्यूड है बी, ठीक है जी, तो टॉर्क जो है, टॉर्क जो है जो क्वेश्चन ने पूछी है दैट इज M2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, M2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। अब वो बी कैसे लिखी जाएगी, वो बी इसका इक्वेटोरियल लोकेशन है, हेंस बी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1, है ना, Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, r इज 1 मीटर, तो 1 का क्यूब, समझ गए, समझ गए, ऐसा है, ठीक है। टॉर्क रिक्वायर्ड बाय, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेट, तो अब टॉर्क है M2 इंटू बी, बी का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, तो M2 इंटू बी, बी का वैल्यू उठा के वहां सब्सटीट्यूट कर दें, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 ईच हैविंग अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, सोचोगे तो समझ में आ जाएगी बात।
bar magnet having a moment this is placed along uniform magnetic field, this work done in rotating the magnet slowly through 60 degree from the direction of field. 60 डिग्री घुमा देना है और वर्क डन पूछा जा रहा है ना, एंड वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 60 डिग्री एंगल पर माइनस एम डॉट बी होता है, तो माइनस एम बी इंटू कॉस 60 डिग्री विच इज 1/2 माइनस ऑफ माइनस एम बी, क्योंकि शुरू में वो फील्ड के साथ अलाइन था, एंगल था 0. तो क्या बन गया देखो, ये एम बी माइनस एम बी बाई टू विच इज एम बी बाई टू विच इज एम बी बाई टू. अब सबकी वैल्यू रख दो. मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 2 इंटू 10⁵ है ना, और बी 14 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर 14 के आसपास कुछ पहुंचेगा. ठीक, ये आंसर आएगा. सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है. चलिए जी, इसके साथ ही हमारे जो भी PYQs हैं रेलेवेंट वो हमने देखे और हमने सारी चीज़ों को देखा और समझा. मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ दिमाग में घुस गई होगी. शुरू में मैंने कहा था बहुत रिवीजन की जरूरत नहीं, बस इतने से काम चल जाएगा. तो होमवर्क में क्या करोगे, एक बार जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने इसमें है स्लाइड में है ना, रीडू उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रीडू करिए. रीडू ऑल क्वेश्चंस है ना भाई. और थोड़े बहुत पुराने सालों के PYQs में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो सॉल्व करें थोड़े से और PYQ, सॉल्व मोर PYQ, और उसके साथ ही खेल खत्म, पैसा हजम हो जाएगा, है ना. और इस प्रकार की चमक और ब्राइटनेस हमारे दिमाग में अपने आप ही आ जाएगी. अगर हम दिल लगाकर और मेहनत से काम करेंगे तो चमक और ब्राइटनेस तो अपने आप आई जाती है, वो कोई खास बड़ी बात नहीं. चलो जी, थैंक यू वेरी मच. मिलेंगे हम अब बहुत जल्दी अगले एपिसोड में आगे की कहानी कहने के लिए. तब तक स्टे ट्यून्ड रहें, हमारे साथ बने रहें और इस माइंड मैप सीरीज का भरपूर लाभ उठाते रहें, भरपूर फायदा उठाते रहें. थैंक यू वेरी मच. मैं मनीष शर्मा आपसे विदा लेता हूँ. बहुत 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 आपका आभारी हूँ और धन्यवाद आपका, जो लोग इस सीरीज को देख रहे हैं और इससे फायदा उठा रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं. इसी प्रकार से ये आगे आपके लिए हम आता रहेगा और आपकी सेवा में पूरे की पूरी PW की फैकल्टी की टीम, ये पूरा का पूरा PW आपकी सेवा में उपस्थित रहेगा. ठीक है जी, थैंक यू, बाय 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 बाय.